किससे डिस्कस करेंगे? पार्लियामेंट को। किससे डिस्कस करेंगे? पार्लियामेंट को। इट मीन्स भारतीय संसद के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। बात क्लियर है सभी को? चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, और जैसे ही सेशन की शुरुआत होती है वैसे ही सभी बच्चों के सामने ये देखिए पार्लियामेंट आ गया। हालांकि आप सभी को पता है कि अभी बिल्कुल मैं बहुत बढ़िया हूँ शशांक जी, बहुत नमस्कार आपको भी। चलिए अब अगर मैं बात करूं, ये रहा आपका संसद या ये रहा आपका पार्लियामेंट। अब आपका प्रश्न कि सर अभी एक नया पार्लियामेंट बन रहा है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा। क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बोलते हैं। बोलिए यस और नो। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। चंदन भैया नमस्कार। चलिए तो आप एक बात यहाँ पर देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे सभी लोग कि एक नई पार्लियामेंट, एक नई संसद बनने जा रही है। पुरानी संसद अब थोड़ी जर्जर हालत में है, ऐसा माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश के लिए एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे। ठीक, अब प्रश्न बनता ये है कि संसद संसद है क्या, उसके लिए हम थोड़ी सी बातें करना चाहेंगे यहाँ से। ठीक है, यहीं पर हम बातें कर ले रहे हैं, समझिएगा और जानने का प्रयास करिएगा सभी लोग। कहते हैं, मैंने एक आपको शब्द बताया, ये रहा आपका शब्द जिसका नाम है सरला। तो अब आप कहने वाले हो सर सरला कौन है? तो मैं कहने वाला हूँ ये आप सभी का पड़ोसी है। आपके पड़ोस में जो दिखाई दे तो समझ लेना वो सरला ही है। ठीक है, हाँ कई लोगों के पड़ोस में हो सकता है सरला मिल भी जाएं। ठीक, सरला है क्या? सा का मतलब है आर्टिकल 79, रा का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 80, और ला का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81। तो अनुच्छेद 79, फिर 80, फिर 81, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं और जैसा कि आप सभी लोग समझ भी पा रहे हैं। बोलो यस और नो मेरे प्यारे दोस्तों। अब अगर मैं आप सभी से बात करता हूं तो आप सभी को एक बात समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ से क्या एक बात समझ में आनी चाहिए, बताइए जल्दी से। वो बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि सर यहाँ पर बताने वाले हैं सा का मतलब क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सा का मतलब होता है संसद। मतलब आर्टिकल नंबर 79 में कहा गया है कि एक संसद होगा या भारत में एक संसद होगा। ठीक है, अभिषेक भैया नमस्कार आपको। एलन वेरी गुड बेटा। अब आप कहोगे सर रा का मतलब क्या है? तो रा का मतलब भी सभी लोग समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा को बताया गया है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा को बताया गया है, और अनुच्छेद 81 ला के अंतर्गत कौन सी सभा को बताया गया है? तो आप सभी लोग कहेंगे लोकसभा को बताया गया है। इतने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी हैरानी हो तो यस करें, नहीं तो जल्दी से कह दें नो 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 नो। भैया शिवेंदु नमस्कार, स्वागत अभिनंदन सभी बच्चों का, बहुत बढ़िया, डन डना डन डन है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा सभी लोग क्लास में आ गए हैं, लगभग 37 लोग हैं इस क्लास में। आज देखिए कम लोग हैं, 25 लोगों के आसपास ही अभी तक जुड़ पाए हैं। लगता है कुछ लोग छुट्टी मना रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए अब मेरी बात को सुनिएगा। आर्टिकल नंबर 79 में लिखा क्या है, अनुच्छेद 79 में क्या लिखा है उसे मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा और सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए मेरी बात सुनिएगा। रतन भैया बहुत धन्यवाद आपका। 79 कहता है देयर शैल बी द इंडियन देयर शैल बी द इंडियन पार्लियामेंट। भारत में एक संसद होगा एंड इट कंसिस्ट ऑफ three bodies सर एसएससी सीजीएल एग्जाम में कितने नंबर आएगा? कितने नंबर का आएगा बेटा? 25 क्वेश्चन आएंगे जीएस के। ठीक है, हाँ जिसमें ये मान के आप चलो कि कम से कम 3 क्वेश्चन रहेंगे। हाँ जीडी में बिल्कुल मेरे दोस्त, हाँ बेटा जीडी में पॉलिटी के कम से कम 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है,
हाँ, ये ध्यान रखिएगा बेटा। एमटीएस में ऐसा है कि एमटीएस में कई बार रहता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं और कई बार रहता है 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपका करंट सिनेरियो के ऊपर भी, ठीक है शशांक जी। तो 3 बॉडी, 3 निकाय कौन कौन से हैं, हमें उन 3 निकायों के बारे में जानना होगा और समझना होगा। तो पहला निकाय सभी लोग जान चुके हैं, जो कि आप सभी के सामने आ चुका है, जिसे कहा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 के बीच, आर्टिकल नंबर 52 टू 61। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो दूसरा है आप सभी का, जिसे कहते हैं राज्यसभा। अगर आप चाहें तो राज्यसभा में लिख सकते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 80 के अंतर्गत अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लिख सकते हैं राज्यसभा में, अगर आप लिखना चाहें मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। और अंतिम और लास्ट जो है तीसरा, उसे कहते हैं क्या मेरे भाई, जल्दी से बताओ, उसे कहते हैं लोकसभा, उसे कहते हैं लोकसभा, जिसका जिक्र किया गया है मेरे प्यारे भाई अनुच्छेद नंबर 81 में। आई थिंक सो आप सभी को ये तीनों बॉडी समझ में आई होंगी। 2 बॉडी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी थी, एक बॉडी आप सभी की रह गई थी, वो मैंने आपको अभी बता दी। तो आई होप सो आप सभी को इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी और कोई समस्या नहीं होगी। जल्दी से बता दें एक बार भैया, अभी सब पता चलेगा मेरे दोस्त, अभी सब पता चलेगा। अभी मैं लोकसभा भी बताऊंगा, राज्यसभा भी बताऊंगा, धैर्य रखो, सब बताएंगे, ठीक है अभिषेक जी। चलिए, इतनी बात सभी को क्लियर है। चलिए आगे मैं बढ़ रहा हूँ और आप सभी को थोड़ा सा कुछ दिखा भी देता हूँ, ठीक है। बेसिकली कहते हैं जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को आर्टिकल 79 से 122 के बीच बताया गया है, जो कि भाग 5 में डिस्कस किया गया है। जनरल प्रोविज़न, अगर सामान्य में प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधानों की बात करता हूँ, सामान्य प्रावधानों से मतलब क्या है, सामान्य प्रावधानों से मतलब ये है कि जो जनरल प्रोविज़न्स हैं वो पार्लियामेंट के किए गए हैं आर्टिकल 79 से 88 में। देन आफ्टर मैंने आप सभी को जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया, जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पार्लियामेंट में कितनी बॉडी हैं, कितने निकाय हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा है। जनरली कहा जाता है, सामान्य परिस्थितियों में अगर हम देखें तो संसद में 3 सेशन होते हैं। कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं। पहले सत्र को बोलते हैं हम लोग बजट सेशन, दूसरे सत्र को हम बोलते हैं मानसून सेशन और तीसरे सत्र को हम बोलते हैं विंटर सेशन। आई होप सो किसी को इसमें दिक्कत नहीं होगी कि बजट सेशन क्या होता है, बजट सत्र किसे कहते हैं, मानसून क्या होता है, बोलो जल्दी से, विंटर क्या होता है। यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर आकर के बैठ करके अपनी अपनी बातों को रखते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस की बातों को भी रखते हैं, साथ ही साथ में कुछ प्रोविजंस को भी बनाते हैं। तो हर वर्ष ऐसा किया जाता है, एक वर्ष में 3 सेशन होते हैं जनरली तौर पर। जल्दी से बोलें, इतनी बात क्लियर। बेटा 2 नंबर का मतलब है मानसून सेशन, जब बारिश होने वाली होती है या बारिश का सीजन आता है तो उससे पहले मानसून सेशन होता है, ठीक है। हाँ, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बातों को डिस्कस किया जाता है, मानसून से रिलेटेड बातों को भी डिस्कस करते हैं कि भाई मानसून कहाँ पे बहुत बेहतर रहा, कहाँ पे बहुत नहीं पहुँचा, या कहाँ पर पानी की डिफिशियंसी है, वहाँ की क्रॉप की प्रोडक्टिविटी क्या है। तो वेरियस थिंग्स पर डिस्कशन किया जाता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला जो बात आपने अभी इंग्लिश में देखी वही हिंदी में लिखी हुई है, तो आई होप सो गाइज ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। चलिए, तो हमारी जो पहली बॉडी थी, जो पहला निकाय था वो क्या था, तो आप सभी कहेंगे सर हमारा जो पहला निकाय था वो यहाँ पर क्या था, तो आप कहेंगे कि सर राष्ट्रपति था। तो भारत के राष्ट्रपति को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 के बीच में बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 के बीच में बताया गया है। जल्दी से बोलें, इतनी बात सभी को क्लियर। जल्दी से बताएं बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, 61 तक, बिल्कुल 52, 52 से लेकर के 61 तक, बिल्कुल एग्जैक्टली। यही बात तो हमने पीछे भी बताई थी बेटा, देखो चाहे लिखा है कि नहीं लिखा है,
52 to 61 लिखा है कि नहीं लिखा? जल्दी से बताइए रतनपाल। चलिए, ये है हमारा राष्ट्रपति भवन जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल हाउस। ये है हमारा राष्ट्रपति भवन जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल हाउस। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और समझेंगे। प्रेसिडेंशियल हाउस कहाँ पर है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में बना है। कौन रहता है इसमें? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति जी का निवास स्थान है। राष्ट्रपति जी का निवास स्थान है या भारत के राष्ट्रपति का रेजिडेंशियल हाउस है। अच्छा, ये रेजिडेंशियल हाउस जो है ये किस जगह स्थित है या किस हिल पर स्थित है? तो आप कहेंगे रायसीना हिल पर स्थित है। रायसीना हिल्स पर स्थित है। अगर आपसे कहा जाए रायसीना हिल्स किस रेंज का हिस्सा है तो आप कहेंगे रायसीना हिल्स अरावली रेंज का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अरावली रेंज का हिस्सा है। शुभम तिवारी 62। अगर देखिए मेजोरिटी में जो डिस्कशन होता है, शुभम भैया मेरी बात को सुन लो आप, मैं 62 भी बताऊंगा 62 भी बताऊंगा, लेकिन जो सामान्य प्रोविज़न जो जनरल बातें बताई गई हैं राष्ट्रपति की वो बताई गई हैं 52 से लेके 61 में। ठीक है, 52 टू 61 में। 62 में एक स्पेशल केस बताया गया है। 62 में एक स्पेशल केस बताया गया है। मेरी बात समझ गए शुभम भैया? आप जल्दी से बताओ स्पेशल केस क्या है? कि जब राष्ट्रपति का सीट खाली होगा, उनकी आकस्मिक कंडीशन में कभी डेथ हो जाए या कभी वो आउट ऑफ स्टेशन हो बहुत लंबे समय के लिए, कोई हेल्थ इशू चल रहा हो, ऐसा कोई सिनेरियो बनेगा, तो ऐसी स्थिति में ठीक है, मान लीजिए वो हेलीकॉप्टर उड़ा और हेलीकॉप्टर ऊपर ही रह गया, तो चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है दुनिया में। आकस्मिक का मतलब क्या होता है? सडन, और सडन इवेंट तो कुछ भी हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई घटना होती है तो ऐसी स्थितियों में 6 महीने के अंदर अंदर क्या कराया जाता है? एक नया चुनाव कराया जाता है। तो ये कंडीशनल बात है जो कि है राष्ट्रपति की ही। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये कुछ केस है। ठीक है मेरे दोस्त, चल बहुत बढ़िया, आप सभी को समझ में आ रहा है, बड़ा खुशी हो रही है। तो जल्दी से एक बार डंडना डंडन बताओ, इतनी बात सही है। अरावली रेंज सभी को पता है। चलिए आगे मैं बात करूंगा आप सभी से राष्ट्रपति की। सभी लोग एक बार कंफर्मेशन दे दें। और किसी ने हैंड रेस किया है, ये हैंड रेस क्यों है भाई बताएं जल्दी। अपनी बात जो है वो रख सकते हैं आप चैट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए एक ट्रिक लिखी हुई है जिसके माध्यम में से मैं पूरा राष्ट्रपति आपको पढ़ा दूंगा। जिसके माध्यम से मैं क्या पढ़ा दूंगा? पूरा राष्ट्रपति। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो राष्ट्रपति का आपका छूट जाए। ठीक है, देखिए पा और का को जोड़ेंगे तो पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। क्या लिखा हुआ है? आप दोबारा से लिख सकते हैं, पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहें तो पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। लेकिन मैंने क्यों अलग अलग किए हैं? क्योंकि मुझे अनुच्छेद लिखने हैं। ये अनुच्छेद 52 है, ये आर्टिकल नंबर क्या है? 53 है। ये आर्टिकल नंबर क्या है? तो 54 है। ये आर्टिकल नंबर क्या है? तो ये 55 है। ये आर्टिकल नंबर क्या है? तो ये 56 है। ये आर्टिकल नंबर क्या है? तो 57 है। ये कौन सा आर्टिकल है? तो 58 है। ये कौन सा है? तो 59 है। ये कौन सा है? 60 है। ये कौन सा है? 61 है। तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे कि अनुच्छेद बताइए 52 से लेकर के 61, 52 टू 61 के बीच में कोई आर्टिकल छूटा तो नहीं है आप सभी प्यारे बच्चों का? जल्दी से बताएं कमेंट में मुझे। टेल मी फास्ट। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग एक एक अनुच्छेद को समझने का काम करेंगे कि कहां पर किसका मतलब क्या है। सो गाइज वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल द पीपल कि आप सभी लोग मुझे बहुत शांति से सुनेंगे क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज बोलूँगा, हिंदी और इंग्लिश। तो प्लीज़ ये भी ना कहें कि मुझे हिंदी नहीं आई, मैं हिंदी नहीं सुन पाया, मैं अंग्रेजी नहीं सुन पाया। इसलिए मैंने सबसे पहले शब्द क्या जोड़ा है? प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि ये ट्रिक मैं आपको सिर्फ एक बार बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। एवरीवन डन है सभी को? जल्दी से बोले तैयार हैं सभी लोग? तैयार हैं तो सभी लोग थम्स अप दिखा दें भैया जल्दी से, थम्स अप दिखा दें जल्दी से सभी लोगों का।
4 लोगों का आया है, और लोग क्या पंजीरी चाट रहे हैं यहाँ बैठ के? हैं? ये 28 लोग जो हैं क्या कर रहे हैं? ये क्या नाम लेना पड़ेगा आपका? विजय गिरी, 20 राय, सोमेल, शुभम, शुभम वर्मा, शुभम तिवारी, शुभेंदु, शशांक, संजीत, समर, रोहित, रोहित गौतम, रोहित ठाकुर, ऋषभा, रतनपाल, प्रशांत, प्राची राणा, पूर्वी, नीतीश, नितिन, मीना, मधु, अपूर्वा, एलन, आकांक्षा, अजय, अभिषेक, सबका आ गया है। बहुत धन्यवाद। चलो मेरी बात सुनो। अब आर्टिकल नंबर 52 कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, पा का मतलब है पद। पा का मतलब है पद, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। इसी बात को आप कैसे लिखोगे? देयर शैल बी द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। मुद्दा क्लियर हो गया सभी को? 53 पर पहुंचते हैं। शुभम तिवारी, ये बताओ कि मार अभी खाओगे कि अगली बार खाओगे? हाँ, मार अभी खानी है कि अगली बार? जल्दी से बताओ। 52 में शपथ है? अभी रुक जाओ, तुमको बताता हूं मैं। ये यहाँ पर शपथ पढ़ेंगे। शपथ कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ पर पढ़ेंगे, अनुच्छेद 60 में। चलो, इस का मतलब क्या है? इस का मतलब क्या है? सुनिएगा। का मतलब है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। मतलब का मतलब हुआ कार्यपालिका का प्रधान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन। ये कार्यपालिका का क्या होगा? तो आप कहेंगे प्रधान होगा। चलिए अगला मैं पढ़ता हूं। अनुच्छेद नंबर 54 लिखा है चू। चू का मतलब क्या है? चुनाव, या क्या कहोगे? निर्वाचन, या क्या कहोगे मेरे प्यारे दोस्त? इलेक्शन। मतलब कहने का इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन है। जल्दी से बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब प्रश्न ये बनता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? कमेंट बॉक्स में आंसर करें मुझे, कौन कौन भाग लेगा? जल्दी से बताएं, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताएं, सभी लोग मुझे आंसर करें। बहुत बढ़िया। अभी तक मेरे पास आंसर नहीं आया, लेकिन थम्स अप जरूर आया है। ठीक है, चलो मैं बताता हूं आपको, समझिएगा, कोई बात नहीं। मीना, बहुत अच्छे। राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर, और मेरे प्यारे दोस्तों दिल्ली एंड पुदुचेरी विधानसभा के मेंबर। ये जगह के चारों जगह से मेंबर आएंगे, और ये वो सदस्य होंगे जो कि इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, मतलब जिनको चुनाव के द्वारा चुना गया है या चुनाव करके चुना गया है,
इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जल्दी से बोलो यस और नो, जल्दी से बोलो यस और नो। चलिए, यहाँ पर हमारे दोस्त जिनका नाम है विजय, विजय भैया उपराष्ट्रपति, हाँ बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आया, क्या नाम, सीजेआई भाग नहीं लेते इनके चुनाव में। मीना ने पूछा है विधान परिषद, आई होप सो यही पूछना चाह रही हैं। विधान परिषद के मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे मैं बढ़ूंगा आप सभी को बताने के लिए। आर्टिकल नंबर 55 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 55 कहता है नरी। अब आप कहोगे सर नरी का मतलब क्या है? नरी का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों निर्वाचन की रीति। नरी का मतलब क्या है? निर्वाचन की रीति। इसको बोलते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका या मैनर क्या होगा? मैनर जो होगा उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। इसका मतलब है भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के माध्यम से जो चुनाव करे जाएंगे वो कौन से होंगे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। आप ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति को जो चुना जाता है वो इनडायरेक्ट। अब आप कहोगे इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त आप बताइए कि आप सभी लोग राष्ट्रपति को वोट करते हैं कभी? टेल मी गाइस फास्ट। तो आपका आंसर आएगा नहीं करते हैं। ऑब्वियस सी बात है नहीं करते हैं, सही बात है। तो आप एक बात बताइए कि अगर आप नहीं करते हैं तो ये तो डायरेक्ट हो गया, जहां हम लोग करेंगे तो डायरेक्ट हो गया, जहां हम नहीं करेंगे वो क्या है? इनडायरेक्ट है। अच्छा 40 साल से अबब वाले करते हैं, अभी रुक जाओ, सब गलत सलत बता देते हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा हैं? जल्दी से बोलो, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ठीक है, हम लोग वोट करते हैं लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायत में, नगर निगम, नगर पालिका में, ना कि हम वोट करते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूंगा आप सभी को और डिस्कशन करूंगा आर्टिकल नंबर 56 का। चलिए आगे क्या कह रहा है? 56 का मतलब है कार्यकाल, और कार्यकाल किसका है? तो राष्ट्रपति का है। टर्म ऑफ ऑफिस, किसका टर्म ऑफ ऑफिस है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी का आंसर आएगा मेरे पास 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब अगर मैं बात करूं आप सभी से, अगला क्या है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल नंबर 57 क्या कहता है? पुनर का मतलब क्या होता है? पुनर का मतलब होता है अगेन। बोलो हाँ या ना, दोबारा। इट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि हाँ फिर से भी कह सकते हैं, लेकिन फिर से अच्छा नहीं लग रहा शब्द, ठीक है।
शब्दों का चयन आप अच्छा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पुनर् का मतलब क्या होता है? पुनः चुना जाना। पुनः चुना जाना का मतलब है एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। पुनः चुना जाना मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति सिर्फ एक बार बन सकता है, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। हमारे में लिखा है पुनः चुना जाना, मतलब लिखा भी नहीं है, मतलब सिर्फ ये भी नहीं लिखा है कि 10 बार बनेगा, ना ये लिखा है कि एक बार बनेगा। कोई भी व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है। अगला है योग, और योग मतलब 58। तो आर्टिकल नंबर 58 क्या कहता है, इस बात को मैं आप सभी को यहां पर बताना चाहूंगा। आर्टिकल नंबर 58, अनुच्छेद 58 कहता है क्वालिफिकेशन। क्या कहता है? क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या होंगी? देखिए, कुछ योग्यताएं हैं जो कॉमन सी हैं, आप सभी को याद रखनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। जैसे पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। ठीक, भारत का नागरिक होना क्या है? जरूरी है। अब आप कहोगे सर दूसरा क्या है? दूसरा है कि अब आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद आप 350 साल के हों कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैक्सिमम एज का कोई प्रोविज़न नहीं है, मिनिमम एज का प्रोविज़न किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। लास्ट जो टर्म है उस पर भी मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि आप किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। डज नॉट कंटेन पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, आप किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। इस बात को आपको पता होना चाहिए और आपको ज्ञात होना चाहिए। आपके पास कोई ऐसा पद ना हो जिससे आपको क्या हो, लाभ हो रहा हो, रेगुलर बेसिस पर सैलरी आ रही हो। यहाँ पर एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। आपके ऊपर किसी तरीके का कोई केस ना चल रहा हो, आपके ऊपर किसी तरीके का कोई केस ना चल रहा हो, मतलब कहने का आप अपराधी किस्म के ना हो। पागल और दिवालिया तो एक कॉमन सी चीज़ है, आप भी समझदार हैं, पागल और दिवालिया को व्यक्ति को नहीं बनाया जाता। बात क्लियर हो गई सभी को? अच्छे लोग तो बन नहीं पा रहे हैं, पागल और दिवालिया राष्ट्रपति कैसे बनेगा शुभम तिवारी जी? बताइए। अच्छा, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? जल्दी से बताइए। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? तो योग तक हम लोग पहुंच चुके हैं। शर्त, देखिए शर्तों की अगर मैं बात करूं तो शर्तों को कुछ मैंने यहीं पर डिस्कस कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर भी मैं कुछ बोल दूंगा, बता दूंगा, ऐसा नहीं बिल्कुल है। राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, ठीक है। राष्ट्रपति शर्त का मतलब क्या है? राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, मतलब कहने का राष्ट्रपति कार्यालय की कुछ शर्तें हैं। तो कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रपति जी कभी भी राष्ट्रपति भवन के बाहर रहते हुए नजर नहीं आए होंगे आपको, कि राष्ट्रपति बाहर रह रहे हैं। उनका एक अलग प्रोटोकॉल है, उनके आने जाने का एक अलग प्रोटोकॉल है। तो वो सारी कंडीशंस को यहाँ पर रखा गया है। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, विधान परिषद के मेंबर भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं हटा दो, तो मैं हटा देता हूं। ये मैंने आपको बताया था कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, रतन पाल। ठीक, खुश? चलो और बताओ, और कोई सेवा?
58 दोबारा से बता दो। अजय कुमार कह रहे हैं बेटा ऐसा कौन सा सवाल था इसमें नहीं समझ पाया 58 में। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उसे रेगुलर बेसिस पर सैलरी ना मिल रही हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस या आपराधिक किस्म का ना हो। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 60, अगर मैं अनुच्छेद नंबर 60 की बात करूं, 60 की बात करूं तो शपथ साफ साफ लिखा हुआ है। तो शपथ किसकी होगी, हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति की ही शपथ होगी। शपथ को हम लोग कहते हैं ओथ, और ओथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है, या आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है, या आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होता है। बोलो भाई, आप क्या, आपके ऑप्शन में क्या बनेगा ये कहना मुश्किल है मेरे लिए, पर जितने ऑप्शन बन सकते हैं वो सारे मैंने बताए। बोलो जल्दी से, डन डना डन डन है कि नहीं। आपके दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए राष्ट्रपति, इतने आसान तरीके से मैंने आप सभी को समझाने का प्रयास किया है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग। 61 क्या कहता है, महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है इम्पीचमेंट। महाभियोग का मतलब क्या होता है, इम्पीचमेंट। अब आप कहोगे एक आपने हिंदी बता दी, एक आपने अंग्रेजी बता दी, मतलब कौन बताएगा इसका। तो मैं कहूंगा कि इम्पीचमेंट का मतलब होता है, एक ये प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं इम्पीचमेंट, या उसी को कहते हैं महाभियोग। अब प्रश्न ये बनता है कि सर ये बताइए कि राष्ट्रपति को हटाएंगे कैसे। चलो ये तो महाभियोग हो गया, इस पर किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप जल्दी से कुछ भी देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पूछने लायक हो, पहली चीज तो ये है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप एक बार कह सकते हैं, अदरवाइज डन डना डन डन है, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। एवरीवन प्रोवाइड द कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स कि सभी को समझ में आ गया है, डन डना डन डन है, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें। 27 लोग हैं, 27, मुझे मैसेज चाहिए डन डना डन डन के, जल्दी से बताएं। अभी तक आई हैव रिसीव ओनली 4 to 5। 27 पीपल, नाम ना लेना पड़े मुझे किसी का भी, जल्दी से बताइए। अभी भी आई हैव रिसीव ओनली 12। और लोग क्या कर रहे हैं भाई, हैं क्या कर रहे हैं, कहाँ चले गए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्त। लाल गोपाल, बहुत बढ़िया। 61, 61 में अभिषेक पाल बताया गया है महाभियोग। महाभियोग का अर्थ होता है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का तरीका। ठीक, शुभम वर्मा, बहुत बढ़िया। चलिए रोहित गौतम, 59 में बताई गई हैं राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। राष्ट्रपति कार्यालय की कुछ शर्तें हैं, उनके बारे में बताया गया है। चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा, आप सभी को महाभियोग बताऊंगा कि महाभियोग लगाएगा कौन, इम्पीचमेंट लगेगा कैसे। अब बात क्लियर हो गई अभिषेक, रोहित। अनुच्छेद नंबर 61 में इम्पीचमेंट है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मैं इस पे अगर बात करूं तो इम्पीचमेंट कोई भी ला सकता है, कोई भी मतलब राज्यसभा भी ला सकती है, लोकसभा भी ला सकती है। मतलब कहने का या तो ये लाएंगे
और या तो ये लाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन दोनों ही एक ही समय में लाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या मैंने बोला? महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा भी ला सकती है और लोकसभा भी ला सकती है। एक समय में कोई एक ही लाएगा, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा। बात इतनी क्लियर है सभी को? जल्दी से बोलें, जल्दी से बताएं मुझे। अब अगर मैं बात करूं राज्यसभा पर, तो सुनिएगा बड़े गौर से। अगर मान लीजिए सपोज करिए राज्यसभा इम्पीचमेंट ला रही है, तो जब इम्पीचमेंट आएगा, इम्पीचमेंट का जब इम्पीचमेंट आएगा तो उसके आने से पहले, इम्पीचमेंट आने से पहले कितने, बिफोर 14 डेज, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक रिटन नोटिस दिया जाएगा। कौन सा नोटिस होगा? रिटन नोटिस दिया जाएगा। किस बात का? कि आपको हम आपके पद से हटा रहे हैं थ्रू इम्पीचमेंट। अब बात आती है कि जब आप हटाओगे, अब क्या बात आती है कि जब आप हटाओगे राष्ट्रपति को उनके पद से, तो अब प्रक्रिया क्या रहेगी? एक प्रपोजल आएगा। प्रपोजल पर क्या होगा? 1/4 मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के 1/4 मेंबर इस पर साइन करेंगे। अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है, कहां पर? राज्यसभा में। 1/4 मेंबर के साइन के बाद इसे राज्यसभा का सभापति पास कर देता है, तब फिर ये पहुंचे, फिर राज्यसभा में ही ये 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। कितने बहुमत से? 2/3 मेजोरिटी से पास होना क्या है बेटा? जरूरी है। और जब 2/3 मेजोरिटी से यहां पास हो जाएगा, तब अब ये पहुंचेगा लोकसभा। लोकसभा में भी ये 2/3 मेजोरिटी से ही पास होना जरूरी है। अगर ये 2/3 मेजोरिटी से पास नहीं हुआ किसी भी एक हाउस में, तो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट नहीं लग पाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मुद्दा क्लियर? दूसरी बात मैं बता दूं, इस प्रक्रिया के माध्यम से आज तक, टिल डेट, आज तक या टिल डेट किसी भी राष्ट्रपति को भारत में हटाया नहीं गया है। बात क्लियर हुई कि नहीं? इस प्रक्रिया के तहत आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। जल्दी से बताएं, बात क्लियर है? लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, इस प्रक्रिया का इस्तेमाल एक बार किया गया था। कितने बार किया गया है? 1 टाइम किया गया है, जो कि नीलम संजीव रेड्डी जी के विरोध में किया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो सका था, इसलिए उनके ऊपर महाभियोग नहीं लगा था। जल्दी से बोल, बात क्लियर सभी प्यारे बच्चों को? जल्दी से बता दें एक बार, जल्दी से बता दें। चलिए आगे बढ़ूंगा मैं आप सभी को बताने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए, जो आपने पढ़ा है वही सारी बातें यहाँ लिखी हैं। आपके पास में पीपीटी पीडीएफ भी चला जाएगा, जिससे आपको ये ना लगे कि सर ने सब लिख के ही मुझे बता दिया। लिखा है कि नहीं लिखा है? इज इट विजिबल क्लियरली? इससे साफ तो दुनिया में कुछ नहीं लिखा हो सकता। जल्दी से बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखिए मुद्दा क्लियर यहाँ तक का। अब मैं बात करूंगा आप सभी से, अब मैं बात करूंगा आप सभी से 62 की। हमारे कोई एक तिवारी जी थे, वो परेशान थे 62 के लिए। 62 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति के पद, सुनिएगा पहले बात को। जो भैया कौन है हमारे? जो भैया हमारे हाथ हैंड रेज कर रहे हैं, बताएं मेरे दोस्त। अच्छा चलो ठीक है। देखिए राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति भरने पर, आकस्मिक का मतलब क्या होता है? सडन।
और सडन में तो कुछ भी हो सकता है, यस और नो। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे वो विद इन 6 मंथ होंगे। कब होंगे बेटा? विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के नए चुनाव होंगे और एक नए राष्ट्रपति को अपॉइंट किया नियुक्त किया जाएगा या इलेक्ट किया जाएगा। अब आपका एक प्रश्न और हो सकता है कि सर जिस 6 महीने के भीतर चुनाव की बात आप कह रहे हैं, उन 6 महीने तक राष्ट्रपति का काम कौन करेगा? उन 6 महीनों तक जो राष्ट्रपति का काम करेगा वो देश का उपराष्ट्रपति करेगा। मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा ही इज एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोलो भैया, बात क्लियर? और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा या राष्ट्रपति की तरह कार्य करने लगेगा, या मैं कहूं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसको जो वेतन भत्ते सैलरी मिल रही थी जो उपराष्ट्रपति होने की ले रहा था, वो कहां पर? राज्यसभा के चेयरमैन होने की, ठीक है। तो वो क्योंकि उपराष्ट्रपति की तो कोई सैलरी नहीं होती, उपराष्ट्रपति जो सैलरी लेता है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने की लेता है, ठीक है। तो उसे वो सैलरी नहीं मिलेगी, उसे फिर सैलरी मिलने लगेगी राष्ट्रपति की। मुद्दा क्लियर? क्योंकि अब वो वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से काम कर रहा है बेटा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। मुद्दा क्लियर? मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेगा तो अधिकतम 6 महीने ही काम कर सकता है। कितने कम काम कर सकता है? अधिकतम 6 महीने ही कार्य कर सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप याद रखिएगा। जल्दी से बताओ। मैक्सिमम 6 मंथ। जल्दी से बोलें यस और नो। डन डना डन डन है मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। आगे हम लोगों का जो डिस्कशन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कहने का भारत में राष्ट्रपति जो हैं उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा करेंगे मेरे दोस्त? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, गुड। चल आगे बढ़ता हूं मैं। हमारे पास में राष्ट्रपति जो हमारे हैं उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, ऑर्डिनेंस पावर है, जुडिशियल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, मिलिट्री पावर है, इमरजेंसी पावर है। बोलो। अब आप कहोगे हिंदी नहीं बोली आपने, बताओ इनकी हिंदी बोली जा सकती है? अगर आप बोली जा सकती है तो बिल्कुल आसान है। क्या क्या है? विधायी शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति। बोलो सभी को इतनी बात समझ में आई? ये हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? राष्ट्रपति की शक्तियां। बोलो बात समझ में आई हो सभी को तो एक बार डन डना डन डन बताओ जल्दी से, जल्दी से डन डना डन डन बताओ। कहाँ गए भाई? सो जाते हो आप सभी लोग, गलत बात है ना। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सैन्य शक्ति में क्या होता है आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, बताइए जल्दी से। तो आप कहोगे प्रमुख होता है, जिसे हम सेनापति कहते हैं। बोलो हाँ या ना। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, हाँ या ना बेटा? अच्छा यहाँ पे शुभम तिवारी कह रहे हैं फाइनेंशियल पावर में क्या होता है। अच्छा देखो, फाइनेंशियल पावर में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उनके पास में एक फंड होता है जिसे कहते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। क्या होता है? कॉन्टीजेंसी फंड। इस फंड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पास में होता है ये, और उपयोग कौन करता है? उपयोग इसका यूज़ करते हैं पीएम। क्योंकि भारत में जो खर्चे होते हैं, प्राची,
डिप्लोमेटिक पावर में बेटा क्या होता है कि जो आपके डिप्लोमेटिक पावर है एक तरीके की, जिसमें आपने सुना होगा कि जितने भी एग्रीमेंट होते हैं या जितनी भी संधियां होती हैं दूसरे देशों से, वो सारी राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। और राष्ट्रपति जी हमारे देश के जो भी अम्बेसडर होते हैं या जो भी राजदूत होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं दूसरे देशों में। मुद्दा क्लियर हो गया प्राची जी? इमरजेंसी पावर बता दो। चलिए बहुत बढ़िया है। इमरजेंसी पावर में रोहित जी 3 प्रकार की पावर आती हैं। मैं एक एक बता तो रहा था, आप परेशान हो गए सभी लोग, है ना? चलिए 3 प्रकार की शक्तियां आती हैं। एक को कहते हैं हम नेशनल इमरजेंसी, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। ये अनुच्छेद नंबर 352 में है। किसमें है? अनुच्छेद नंबर 352 में है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद नंबर 356 में बताया गया है। और तीसरा जो है वो है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे बताया गया है अनुच्छेद नंबर 360 में। ठीक है, देखिए हाँ बिल्कुल, अगर राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो बिल्कुल नहीं होगा। सही बात है शुभम जी की, पर ऐसा होता नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये आपका घर नहीं है कि मेरी आज इच्छा नहीं है खाना खाने की, हम नहीं खाएंगे। अगर देश में आपत्ति, कॉन्टीजेंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है आकस्मिक। जब आपके देश पर आपत्ति आई है तो आप क्या कहोगे? हम पैसा नहीं देंगे। और फिर राष्ट्र, ये भी तो ध्यान रखो, राष्ट्रपति सलाह किसकी मानता है? किसकी मानता है राष्ट्रपति सलाह? जल्दी बताओ शुभम तिवारी, राष्ट्रपति किसकी सलाह मानता है? राष्ट्रपति सलाह मानता है मंत्री परिषद और पीएम की। तो वही पैसा मांगेंगे तो पैसा नहीं दोगे? पिताजी पैसा मांगेंगे तो पैसा नहीं दोगे? बताओ अच्छा। जैसे घर में जो बुजुर्ग, बड़ा बुजुर्ग है, पैसा मांगेगा तो पैसा नहीं दोगे? जल्दी से बताओ। तो कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्ट वे में देखें तो इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति शासन तब लगेगा जब राज्य को एक सही तरीके से ना चलाया जाए, संवैधानिक तरीके से ना चलाया जाए, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। आगे बताइए रोहित गौतम। चलो बहुत बढ़िया, जो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए डन है, सभी का डन हो गया। ठीक है, अब आपने जैसे देखा न्यायिक शक्ति, तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति, आपने देखा होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट है, यहाँ पर जो जजों की नियुक्ति होती है, जजों का जो अपॉइंटमेंट होता है, वो कौन करते हैं? भारत का राष्ट्रपति करता है अपॉइंटमेंट। बोलो यस और नो, करता है कि नहीं करता भारत का राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट? बिल्कुल करता है। अच्छा दूसरी बात, जुडिशियल पावर के अंतर्गत ही आपने देखा होगा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास में पार्डन पावर होती है। कौन सी पावर होती है? बोलो जल्दी से। पार्डन पावर होती है। पार्डन पावर का मतलब होता है क्षमादान शक्ति। अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो किसी भी व्यक्ति को जिसे सजाए मौत मिली होगी, उस व्यक्ति को पार्डन दे सकता है या उस व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। बोलो भैया, इतनी बात अगर समझ में आई हो तो सभी लोग जल्दी से मुझे एक बार डन डनाडन डन बता दें। सभी लोग मुझे एक बार जल्दी से डन डनाडन डन बता दें। Each and every people provide the confirmation in the chat box please। भैया लेजिस्लेटिव अभी नहीं बताएंगे हम आपको, वीटो पावर एक अलग चीज़ है, उसके बारे में चर्चा, आपके स्तर की चर्चा नहीं की जा सकती। जो भी व्यक्ति पूछ रहे थे, वीटो एक स्पेशल टाइप की पावर होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ, आपने महाभारत देखा है क्या? आपने महाभारत देखा है क्या? और अगर महाभारत देखा है तो उसमें एक अश्वत्थामा देखा होगा एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति को आपने अर्जुन के नाम से देखा होगा। अश्वत्थामा को कई सारे ऐसे अस्त्र और शस्त्र प्राप्त थे ब्रह्मा जी से, जिनका उपयोग
सृष्टि के हानि के लिए कभी नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा ही किया। और जब उसने ऐसा किया तो उसके साथ क्या हुआ, उसके सारे अस्त्र और शस्त्र वापस ले लिए गए, और उसके पास में एक मणि हुआ करती थी जो उसके मस्तिष्क में यहाँ पर थी। उस मणि से ही उसे ना कभी भूख लगती थी ना कभी प्यास लगती थी, वो भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निकलवा ली गई थी। और उसे श्राप दिया गया था क्योंकि उसने अपने कुछ ऐसे अस्त्र और शस्त्रों का इस्तेमाल किया था जिससे पूरा पृथ्वी का विनाश हो सकता था, जिसमें ब्रह्मशीरस, जिसमें ब्रह्मास्त्र, ऐसे कुछ अस्त्र थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर कहा था ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, अस्त्र और शस्त्र उसे दिए जाने चाहिए जो उनकी वैल्यू और कीमत को समझता हो और उनका इस्तेमाल कब और कहाँ करना है इस बात को भी वो जानता हो। तब ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगते हुए अपने अस्त्र और शस्त्र सारे वापस ले लिए। इसी सेम तरीके से जिस भी व्यक्ति ने यहाँ लिखा है ना वीटो, वीटो कोई खेल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। वीटो पावर जरूर होती है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के वीटो होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड जेबी वीटो। आज तक हमारे देश में ये भी तो सोचो कितने बार वीटो का यूज किया गया है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। आज तक हमारे देश में पिछले 70 सालों से अगर हम बात करें, 1947 से लेके हम भाई 1947 में आज़ाद हुए और आज 2021 चल रहा है, 74 साल हो गए, 2 बार वीटो का इस्तेमाल हुआ है। कितने बार हुआ है? 2 बार वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ है। एक बार हुआ था पेप्सू बिल के ऊपर। पेप्सू बिल कौन है? जिसे कहते हैं पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पर, और एक बार यूज हुआ था इस पर, इंडियन पोस्टल बिल पर। तो ऐसी बातें मत करें जो आपकी स्तर की बातें नहीं है, ठीक है। हाँ, स्तर का मतलब है मैं आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करके बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात की जाएगी आप सभी से। ये है आप सभी का सीक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम। भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम, जो कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से बताएं बेटा, बोले जल्दी से। अनम्यूट कर दिया आपको, अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। जो अनम्यूट करके बोले, हाथ उठाने से कोई फायदा नहीं। हाँ बताएं सर, बताएं। धोखे से हो गया था क्या? चलिए इधर देखिए, भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम आप सभी के सामने है। नाम हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, ट्रिक को समझिए। राजू, बिल्कुल, राजू की राधा, जाकर गिरी फखरुद्दीन, रेड्डी की जेल में, तब तब क्या, रमा, शंकर और नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की। यहां राम जोड़ लीजिएगा प्रणव और की के बीच। प्रतिभा निकली प्रणव राम की, किसकी निकली मेरे प्यारे दोस्त? प्रणव राम की प्रतिभा निकली। तो जल्दी से एक बार कमेंट में बताएं, ये ट्रिक सभी को समझ में आई? जितने सर्कल बने हुए हैं उन सर्कलों में जितना नाम लिखा हुआ है वो सारे के सारे राष्ट्रपति हैं, और ये कुल मिला के 14 राष्ट्रपतियों के क्रम लिखे हुए हैं। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमा शंकर और नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की। जल्दी से बोलें, मुद्दा क्लियर सभी प्यारे बच्चों को? चलिए बहुत बढ़िया, तो जल्दी से एक बार बता दें। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा आप सभी को। ये एक ट्रिक है जिसमें राष्ट्रपतियों का क्रम आपको बताना है मुझे। राजू का मतलब क्या है? राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे और 1952 से 1962 तक रहे, जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। दूसरी बात, राधा, राधा का मतलब है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधा का मतलब क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करूं तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें जिन्हें भारत में, ध्यान रखिएगा, जिन्हें भारत में 2 बार उपराष्ट्रपति बनाया गया, या पहले उपराष्ट्रपति थे, और एक बार ये भारत के क्या रहे हैं? राष्ट्रपति रहे हैं 1952 से 62 तक। इन्हीं की याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, और विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। अगला है आप सभी का जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का मतलब आप जानते हैं, एक ऐसे राष्ट्रपति
जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे, लेकिन इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। इस बात को आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं, वीवी गिरी का मतलब क्या था? वीवी गिरी वो हैं जिनको दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी, इसके बाद वो जीते थे। इन्हें भी भारत रत्न सम्मान दिया गया था। साथ ही साथ में फखरुद्दीन का मतलब है फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम है? फखरुद्दीन अली अहमद। 74 से 77 तक इनके समय में सबसे ज़्यादा बार अध्यादेश जारी किए गए। ये टाइम इंदिरा गांधी का चल रहा था। ये टाइम किसका चल रहा था? इंदिरा गांधी जी का चल रहा था। यहाँ बात करें अगर हम, तो ये है नीलम संजीव रेड्डी। कौन है ये? नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से 1982 तक ये वो व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति। इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। ठीक, अब बात आती है कि ज्ञानी का जेल का मतलब क्या था? ज्ञानी जैल सिंह। जेल का मतलब क्या था? ज्ञानी जैल सिंह। ये हमारे देश के पहले या प्रथम राष्ट्रपति कौन से थे? सिख राष्ट्रपति। अगला रमा का मतलब है रामा कृष्णन वेंकट रमन। 1987 से 1992 तक रहे। साथ ही साथ में अगर मैं आप सभी से बात करूं और डिस्कशन करूं, किस बात का डिस्कशन करूं, ध्यान रखिएगा। ये डिस्कशन हम सभी लोगों का है शंकर दयाल शर्मा। मतलब रामा के बाद था शंकर, तो शंकर का मतलब है शंकर दयाल शर्मा। 1992 से 1997। अगला है के आर नारायणन। ये 97 से लेकर 2002 तक देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे के आर नारायणन जी। ठीक, अगले हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ये वही कलाम जी हैं जो 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और इन्हें भारत रत्न सम्मान भी दिया गया था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो 2007 से 2012 तक रहीं, और ये राज्यपाल भी थी, प्रथम राज्यपाल भी थी। कहाँ की? प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। कहाँ की महिला राज्यपाल थी? तो आप कहेंगे राजस्थान की। कहाँ की थी भैया? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। अगला है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक रहे, जो कि विपक्षी उम्मीदवार पीएस संगमा को हरा करके जीते थे और 2012 से 17 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और इन्हें भी भारत रत्न सम्मान दिया गया था, अगर आपको याद हो, मोदी सरकार के समय में। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रामनाथ कोविंद, जो कि देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। 2017 से टिल डेट तक है, मतलब आने वाले 2022 तक रहेंगे। इनकी विरोध में जो खड़ी उम्मीदवार थी उनका नाम था मीरा कुमार। और नाम था मीरा कुमार। मीरा कुमार वही हैं जो कि पहली महिला क्या हैं? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर है। आई होप सो गाइज, आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से बता दें, डन डना डन डन है इतना? एक मिनट।